दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम भारत और अमेरिका से बहुत दूर पूरब के उस देश में चलेंगे जहां की सभ्यता जितनी पुरानी है, वहां के खौफ उतने ही गहरे हैं। आज की कहानी है जापान के टोक्यो शहर के बाहरी इलाके में बसे एक वीरान स्कूल की। जापान के अकिहारा प्रांत के पहाड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का स्कूल बना हुआ है। साल 1994 में एक रहस्यमयी हादसे के बाद इस स्कूल को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ के क्लासरूम में आज भी चौक से ब्लैकबोर्ड पर लिखने की आवाजें आती हैं, जबकि वहाँ कोई इंसान नहीं है। हिरोशी एक जापानी अर्बन एक्सप्लोरर और वीडियो क्रिएटर था। उसका चैनल डार्क टोक्यो जापान के सबसे डरावने स्थानों को दिखाने के लिए मशहूर था। हिरोशी को स्कूल की कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब बच्चों को डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक ठंडी और धुंधली शाम हिरोशी अपनी कैमरा टीम और अपनी दोस्त अकारी के साथ उस वीरान स्कूल के गेट पर पहुंचा। गेट पर जंजीरें बंधी थीं और एक जंग लगा हुआ बोर्ड लटका था, प्रवेश वर्जित, यहाँ का समय थम चुका है। क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं हिरोशी? अकारी ने डरते हुए पूछा। कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे यहाँ की घंटी बजी तो कोई भी जिंदा बाहर नहीं आता। हिरोशी ने अपना कैमरा ऑन किया और मुस्कुराते हुए बोला, अकारी, डर ही तो बिकता है। आज रात हम जापान को दिखाएंगे कि इस स्कूल का सच क्या है। वे जंजीरों को फांद कर अंदर दाखिल हुए। स्कूल की इमारत पुरानी जापानी वास्तुकला आर्किटेक्चर की थी। हर कदम पर लकड़ी का फर्श चर्रर चर्रर की आवाज कर रहा था। जैसे ही वे मुख्य गलियारे हॉलवे में पहुंचे, तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसें धुएं की तरह हवा में जम रही थीं। हिरोशी ने अपनी टॉर्च क्लासरूम नंबर 4 की तरफ घुमाई। वहां मेज और कुर्सियां बिल्कुल वैसे ही सजी थीं जैसे 30 साल पहले रही होंगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर मेज पर एक ताज़ा लाल गुलाब रखा हुआ था। लाल गुलाब? यहां इन्हें रोज कौन रखता है? अकारी की आवाज कांप रही थी। तभी गलियारे के दूसरे छोर से एक आवाज आई, पिक पिक पिक, जैसे कोई गीले जूतों से फर्श पर चल रहा हो। हिरोशी ने कैमरा उस तरफ मोड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे जो सीधे उनकी तरफ आ रहे थे। निशान उनके पास आकर रुक गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि हिरोशी को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक पूरे स्कूल में एक तेज घंटी गूंजी। टन टन टन। अकारी चिल्लाई, हिरोशी, मेरी घड़ी देखो। हिरोशी ने देखा कि अकारी की डिजिटल घड़ी का समय पागलों की तरह पीछे भाग रहा था। 2026 से 2010, 2005 और फिर वो 1994 पर आकर रुक गया। तभी ब्लैकबोर्ड पर अपने आप चौक से कुछ लिखा जाने लगा। जापानी लिपि कंजी में वहां लिखा था, उपस्थिति का समय, अटेंडेंस टाइम। जो आया है उसे यहीं रहना होगा। क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई, एक छोटे बच्चे की हंसी जो धीरे धीरे एक भयानक चीख में बदल गई। हिरोशी ने पागलों की तरह क्लासरूम के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो लकड़ी का दरवाजा अब किसी फौलादी दीवार की तरह सख्त हो चुका था। क्लासरूम के अंदर का माहौल बदल रहा था। जो मेज कुर्सियां अभी तक धूल से सनी थीं, वे अचानक नई दिखने लगीं। हवा में चौक की ताज़ा धूल और पुराने कागजों की महक तैरने लगी। अकारी चिल्लाई, हिरोशी, खिड़कियों को देखो। हिरोशी ने अपनी टॉर्च खिड़की की तरफ घुमाई। बाहर अब वो रात का घना जंगल नहीं था, बल्कि दोपहर की मध्यम रोशनी थी और आसमान का रंग खून जैसा लाल था। वे अब हमारी दुनिया में नहीं थे। वे 1994 के उस शून्य वॉइड में पहुंच चुके थे जहां यह स्कूल आज भी जिंदा था। अचानक क्लासरूम की खाली कुर्सियों पर धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। ये उन छात्रों की रूहें थीं जो उस साल गायब हुए थे। वे अपनी जगह पर शांत बैठे थे, लेकिन उनके सिर उनकी गर्दन पर नहीं, बल्कि उनकी मेज पर रखे हुए थे। उन कटी हुई गर्दनों से कोई खून नहीं बह रहा था, बस एक काला धुआं निकल रहा था। ब्लैक बोर्ड पर चौक फिर से चलने लगा। इस बार लिखा था, शिक्षक आ रहे हैं, अपनी जगह ग्रहण करें। हिरोशी और अकारी के पैरों के नीचे का फर्श कांपने लगा। गलियारे से भारी जूतों की आवाज आने लगी। धप धप धप। हर कदम के साथ स्कूल की दीवारें हिल रही थीं। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर एक साया दाखिल हुआ। वो करीब 7 फीट लंबा था। उसने एक पुराना जापानी कोट पहना था और उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। उसके हाथ में एक लंबी लोहे की स्केल रूलर थी जो फर्श पर घिसटते हुए चिंगारियां पैदा कर रही थीं। शिक्षक सातो, अकारी फुसफुसाई। उसने इस स्कूल के इतिहास के बारे में पढ़ा था। 1994 में टीचर सातो ने अपनी पूरी क्लास को इसी कमरे में बंद करके उनका गला काट दिया था और फिर खुद को फांसी लगा ली थी। वो साया हिरोशी के पास आकर रुक गया। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, फिर भी हिरोशी को महसूस हुआ कि उसे घूरा जा रहा है।
सातो ने अपनी लोहे की स्केल मेज पर मारी। कड़क। वो आवाज इतनी तेज थी कि हिरोशी के कानों से खून निकलने लगा। उस साये ने अपना हाथ उठाया और हिरोशी के कैमरे की तरफ इशारा किया। अचानक कैमरा जलने लगा। हिरोशी ने उसे फेंक दिया। वो शिक्षक अब अकारी की तरफ बढ़ा। अकारी डर के मारे दीवार से चिपक गई। तभी उसे अपनी जेब में एक पुरानी जापानी ताबीज उमामोरी महसूस हुई जो उसकी दादी ने उसे दी थी। जैसे ही उसने वो ताबीज बाहर निकाला, क्लासरूम में एक तेज सफेद रोशनी फैली। सातो का साया पीछे हटा और एक दर्दनाक चीख मारी। वो चीख हजारों बच्चों के रोने जैसी थी। अकारी भागो, हिरोशी ने चिल्लाकर कहा। वे क्लासरूम से बाहर गलियारे में भागे, लेकिन गलियारा अब खत्म ही नहीं हो रहा था। वे जितना तेज भागते, दरवाजे उतने ही दूर होते जाते। फर्श अब लकड़ी का नहीं बल्कि मांस और हड्डियों का बना हुआ महसूस हो रहा था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई हाथ उनके टखनों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी वे स्कूल की लाइब्रेरी के पास पहुंचे। वहां का दरवाजा खुला था और अंदर से एक हल्की नीली रोशनी आ रही थी। वे अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। लाइब्रेरी के अंदर का सन्नाटा और भी डरावना था। वहां किताबों की अलमारियां छत तक ऊंची थीं। अकारी ने एक पुरानी फाइल देखी जो मेज पर खुली पड़ी थी। वो 1994 की पुलिस रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि टीचर सातो पागल नहीं थे, बल्कि उन्हें स्कूल के तहखाने बेसमेंट में छिपी किसी चीज ने मजबूर किया था। तहखाने में एक प्राचीन शिंटो वेदी श्राइन थी जिसे स्कूल बनाने के लिए तोड़ दिया गया था। तभी लाइब्रेरी की सारी किताबें एक साथ अलमारियों से गिरने लगीं। किताबों के पन्ने फड़फड़ाने लगे और उनमें से वही गीले पैरों के निशान उभरने लगे। इस बार वे निशान अकेले नहीं थे। हवा में एक छोटी बच्ची की आवाज गूंजी, क्या तुम मेरे साथ छुपम छुपाई खेलोगे? हिरोशी ने टॉर्च घुमाई और देखा कि अलमारियों के पीछे से एक छोटी बच्ची झांक रही थी। उसने लाल रंग का किमोनो पहना था, लेकिन उसका चेहरा आधा जल चुका था। जापान की लोक कथाओं में इसे हनको-सान का एक रूप माना जाता है जो शापित जगहों पर भटकती है। उस बच्ची ने अपना हाथ ऊपर किया और लाइब्रेरी की सारी भारी अलमारियां हिरोशी और अकारी की तरफ गिरने लगीं। मार्क की तरह यहाँ हिरोशी के पास कोई एम्पलीफायर नहीं था, सिर्फ उसकी हिम्मत थी। उसने देखा कि लाइब्रेरी के कोने में एक पुरानी खिड़की है जो शायद बाहर की तरफ खुलती हो, लेकिन जैसे ही वे खिड़की की तरफ बढ़े, फर्श से अनगिनत काले हाथ निकले और उन्होंने अकारी के पैरों को जकड़ लिया। हिरोशी, मुझे मत छोड़ना, अकारी चिल्लाई। हिरोशी ने अकारी का हाथ पकड़ा, लेकिन वो साया, शिक्षक सातो, अब लाइब्रेरी के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुका था। उसके हाथ में अब स्केल नहीं बल्कि एक तेज धार वाली आरी सौ थी। अकारी की चीखें लाइब्रेरी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। वो काले हाथ उसे धीरे धीरे फर्श के अंदर खींच रहे थे, जैसे जमीन कोई दलदल हो। हिरोशी ने अपनी पूरी ताकत से अकारी का हाथ पकड़ा, लेकिन वो हाथ इतने ठंडे थे कि हिरोशी की उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं। तभी शिक्षक सातो ने अपनी आरी को फर्श पर घिसा। कड़कड़ाती आवाज के साथ चिंगारियां उठीं और वो साया बिजली की तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। हिरोशी ने देखा कि सातो के पीछे वही जली हुई बच्ची हनको-सान खड़ी थी और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। हिरोशी, मुझे छोड़ दो और भागो, अकारी रोते हुए चिल्लाई। उसका आधा शरीर अब फर्श के नीचे जा चुका था। कभी नहीं। हिरोशी की नजर अचानक उस पुलिस रिपोर्ट वाली फाइल पर पड़ी जो जमीन पर गिरी थी। उसमें एक स्केच बना था, वही प्राचीन शिंटो वेदी जिसे स्कूल बनाने के लिए तोड़ा गया था। स्केच के नीचे लिखा था, आत्माएं आवाज से नहीं बल्कि नाम से शांत होती हैं। हिरोशी को याद आया कि सातो का पूरा नाम क्या था। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, सातो तकाहाशी। रुक जाओ। वो साया अचानक ठिठक गया। उसकी आरी हवा में ही रुक गई। सातो का वो काला चेहरा, जहां पहले सिर्फ अंधेरा था, अब कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस नाम ने उसे उसकी पुरानी यादों के पिंजरे में कैद कर दिया हो। चैन मौका पाकर हिरोशी ने अकारी को झटके से बाहर निकाला। जैसे ही अकारी बाहर आई, वो काले हाथ धुएं में बदल गए। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। जली हुई बच्ची हनको-सान ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और एक ऐसी आवाज निकाली जैसे कोई पुराना रेडियो सिग्नल टूट रहा हो। उसने अपनी उंगली से नीचे की तरफ इशारा किया, तहखाने बेसमेंट की ओर। वो हमें कहीं ले जाना चाहती है, अकारी ने हाँफते हुए कहा। शिक्षक सातो का साया अब फिर से हरकत में आ रहा था, लेकिन इस बार वो उन पर हमला करने के बजाय दर्द से कराह रहा था। वो अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर दीवार से टकराने लगा। हिरोशी समझ गया कि उनके पास बहुत कम समय है। वे दोनों लाइब्रेरी से बाहर भागे और सीढ़ियों की तरफ मुड़े जो सीधे तहखाने की ओर जाती थीं। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, दीवारों पर जमे हुए काई मॉस और खून के धब्बे बढ़ते जा रहे थे।
तहखाने का दरवाज़ा लोहे का था और उस पर अजीबोगरीब जापानी मंत्र लिखे हुए थे। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक सड़ांध महसूस हुई। तहखाने के बीचों बीच वही प्राचीन वेदी थी जो अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वेदी के मलबे के नीचे हजारों हड्डियां दबी थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ वेदी के पीछे थी, एक विशालकाय आईना मिरर, जिसमें अक्स नहीं दिखता था, बल्कि उसमें 1994 के उस दिन का नज़ारा दिख रहा था जब कत्लेआम हुआ था। आईने के अंदर उन्होंने देखा कि सातो तकाहाशी बच्चों को नहीं मार रहे थे, बल्कि वे खुद को उन काले हाथों से बचाने की कोशिश कर रहे थे जो वेदी से बाहर निकल रहे थे। वो साया जो सातो जैसा दिखता था, असल में कोई शैतान था जिसने सातो का रूप धर लिया था। अचानक आईने से एक हाथ बाहर निकला और उसने हिरोशी का गला पकड़ लिया। इस बार वो साया सातो का नहीं, बल्कि हिरोशी का अपना प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन था। तुम्हें क्या लगा हिरोशी, कि तुम यहां से सच जानकर बाहर जाओगे? आईने के अंदर वाले हिरोशी ने कहा। उसकी आवाज भारी और गूंजने वाली थी। इस स्कूल को हर 30 साल में एक आवाज चाहिए होती है जो इसकी कहानी को बाहर ले जा सके, और एक रूह जो यहां पहरा दे सके। अकारी ने वेदी के पास पड़ी एक पुरानी जापानी तलवार कटाना देखी जो शायद किसी प्राचीन रक्षक की रही होगी। उसने तलवार उठाई, लेकिन वो इतनी भारी थी कि वो उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। तभी हनको-सान, वो जली हुई बच्ची, फिर से प्रकट हुई। उसने अकारी की तरफ देखा और अपना हाथ तलवार पर रख दिया। अचानक तलवार से एक नीली रोशनी निकली और वो अकारी के हाथों में हल्की हो गई। हिरोशी को छोड़ दो, अकारी चिल्लाई और उसने आईने पर तलवार से जोरदार प्रहार किया। आईना नहीं टूटा, बल्कि उसमें एक दरार पड़ गई। उस दरार से उन हजारों बच्चों की आत्माएं बाहर निकलने लगीं जो वहां कैद थीं। पूरा तहखाना एक भयंकर चक्रवात, वोर्टेक्स में बदल गया। हिरोशी और अकारी हवा में उड़ने लगे। तभी हिरोशी ने देखा कि आईने के अंदर असली सातो तकाहाशी खड़ा था। उसने हिरोशी की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, ताबीज उस वेदी के केंद्र में रखो। अकारी ने अपनी दादी वाली ताबीज हिरोशी की तरफ फेंकी। हिरोशी ने उसे हवा में पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर वेदी के उस टूटे हुए हिस्से में गाड़ दिया जहां से काला धुआं निकल रहा था। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी स्कूल की इमारत कांपने लगी। खिड़कियों के कांच टूटने लगे और एक सफेद रोशनी ने सबको ढक लिया। जैसे ही रोशनी धुंधली हुई, हिरोशी ने अपनी आंखें खोली। चारों तरफ सन्नाटा था। न वहां कोई आईना था, न वो काली परछाई। तहखाना अब एक साधारण, पुराना और बदबूदार कमरा लग रहा था। अकारी उसके पास ही बेहोश पड़ी थी। हिरोशी ने उसे झकझोर कर उठाया। अकारी, जागो, हमें यहां से निकलना होगा। अकारी ने धीरे से आंखें खोलीं। क्या सब खत्म हो गया? वे दोनों लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर आए। स्कूल की इमारत अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। लकड़ी का फर्श अब सड़ चुका था और दीवारें गिरने की कगार पर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो शून्य, वॉइड, जिसने स्कूल को 1994 में ताज़ा रखा था, अब गायब हो चुका है। जैसे ही वे मुख्य द्वार से बाहर निकले, सुबह की पहली किरण अकिहारा के पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। ताज़ी हवा के झोंके ने उन्हें एहसास दिलाया कि वे वापस अपनी दुनिया में आ चुके हैं। हिरोशी ने तुरंत अपनी जेब चेक की। उसका कैमरा, वो जल चुका था, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड, SD कार्ड अभी भी सलामत लग रहा था। अकारी, हमें वो फुटेज देखनी होगी। दुनिया को पता चलना चाहिए कि सातो तकाहाशी कातिल नहीं, बल्कि एक रक्षक थे। वे भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे और तुरंत टोक्यो के लिए निकल गए। पूरे रास्ते हिरोशी के मन में एक ही बात चल रही थी, उस जली हुई बच्ची हनको-सान की वो उदास आंखें। अपने स्टूडियो पहुंचकर हिरोशी ने कांपते हाथों से कार्ड को कंप्यूटर में लगाया। फाइलें लोड हो रही थीं। अकारी और हिरोशी स्क्रीन के सामने सांस रोककर बैठे थे। पहली फाइल खुली। वीडियो में सिर्फ बर्फ जैसा शोर, स्टैटिक था। दूसरी फाइल, उसमें भी सिर्फ अंधेरा था। हिरोशी हताश होने लगा। तभी आखिरी फाइल _1994 के नाम से दिखी। जैसे ही उसने उसे प्ले किया, स्क्रीन पर वही तहखाना दिखा, लेकिन वीडियो हिरोशी के कैमरे का नहीं था। वो 1994 के किसी पुराने सीसीटीवी कैमरे का ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज था। वीडियो में सातो तकाहाशी दिख रहे थे। वे वेदी के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। तभी वेदी से वो काला साया निकला। सातो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साया सातो के शरीर के अंदर समा गया। अगले ही पल सातो का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में वही शैतानी चमक आ गई जो हिरोशी ने देखी थी। तभी वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर हिरोशी के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो के कोने में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, हनको-सान। उसने कैमरे की तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रखी। फिर उसने धीरे से इशारा किया।
सीधे मार्क एलियास की उस पुरानी रेडियो वाली कहानी की तरफ जो हिरोशी ने अपने पिछले पॉडकास्ट में सुनाई थी। हिरोशी चौंक गया। अकारी, ये बच्ची, इसे मेरे पुराने काम के बारे में कैसे पता? तभी वीडियो अचानक रुक गया और स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज उभरने लगा। आवाजें कभी नहीं मरती हिरोशी। तुमने ब्लैकवुड क्रीक का सन्नाटा तोड़ा और मैंने इस स्कूल का। अब हम दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर हैं। अकारी की चीख निकल गई। उसने हिरोशी के पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया। स्टूडियो की कांच वाली दीवार पर भाप की एक परत जम गई थी और उस पर उंगलियों से वही गीले पैरों के निशान बन रहे थे जो सीधे हिरोशी की कुर्सी की तरफ बढ़ रहे थे। हिरोशी ने अपने कानों पर हाथ रखा। उसे फिर से वही टन 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 स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज बाहर से नहीं, उसके अपने सिर के अंदर से आ रही थी। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना अक्स रिफ्लेक्शन देखा। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे काली पड़ रही थीं। उसने अपना मुंह खोला, पर उसकी अपनी आवाज के बजाय शिक्षक सातो की वो भारी और गूंजने वाली आवाज निकली। उपस्थिति का समय हो गया है हिरोशी। अकारी डर के मारे स्टूडियो से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर टोक्यो की सड़कें नहीं थीं। बाहर वही धुंधला जंगल और हाइकॉन गाको स्कूल का मुख्य द्वार खड़ा था। वे कभी बाहर नहीं आए थे। वे अभी भी उस 1994 के लूप में कैद थे और इस बार रक्षक बनने की बारी हिरोशी की थी, या शायद उस शैतान की जिसने अब हिरोशी का शरीर चुन लिया था। दोस्तों, जापानी शापित स्कूल का ये अंत आपको कैसा लगा? क्या हिरोशी कभी उस लूप से बाहर निकल पाएगा, या वो भी सातो की तरह इस स्कूल का अगला शिक्षक बनेगा? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हॉरर लिखें। ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए क्लाइमैक्स टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में हम चलेंगे एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां मरीज ठीक होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह का सौदा करने आते हैं। तब तक के लिए सचेत रहें, क्योंकि पुरानी इमारतें कभी कुछ नहीं भूलती।